हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। मधु कांकरिया जी ने इस लेख में अपने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक, जिसे गंतोक भी कहते हैं, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने वहाँ के जनजीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और मेहनत मजदूरी करते पहाड़ी लोगों के जीवन यापन को दिखाया है। लेखिका अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताती है कि रात में उन्हें गंतोक को देखकर हैरानी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है और तारे बिखर कर नीचे आ गए हैं। वह रात में जगमगाते गंतोक शहर का खूबसूरत नजारा था। गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मनमौजी की तरह हंसते गाते हुए चिंता मुक्त रहकर खुशी से अपना जीवन जीते हैं। सुबह होने पर लेखिका ने एक नेपाली प्रार्थना गुनगुनाई, जो कि उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह लेखिका और बाकी लोगों को यूमथांग के लिए निकलना था। लेखिका के मन में कंचनजंगा की चोटी देखने की इच्छा थी, लेकिन मौसम साफ न होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। गैंगटॉक और यूमथांग की दूरी 149 किलोमीटर थी। यूमथांग का अर्थ है घाटियां। उनका ड्राइवर जितेन नार्गे, जो कि उनका गाइड भी था, वही उनको वहां की सारी जानकारी दे रहा था। रास्ते में उनको कतार में लगी हुई सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। कई दुकानों पर उन्होंने दलाई लामा की तस्वीरें भी लगी देखी। मार्ग में क्वी लॉन्ग स्टॉक नामक ऐतिहासिक स्थान भी देखा। एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र भी देखा, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां सभी पीछे छूटने लगे। काम करते हुए नेपाली युवती, बहादुर नेपाली आंखों से ओझल हो रहे थे। हिमालय भी अपने विराट रूप में सामने आ रहा था, जिसे देखने के लिए सभी लालायित थे। हिमालय की असीम सुंदरता को देखकर सभी झूमते गाते जा रहे थे। लेखिका इस दृश्य को अपने भीतर समाना चाहती थी। तिस्ता नदी भी सिलीगुड़ी से ही साथ ही बह रही थी। आगे जीप एक जगह जाकर रुकती है, जहां ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से गिरता फेन उगलता झरना, जिसका नाम 7 सिस्टर्स वाटरफॉल था। थोड़ी दूरी पर जाकर जीप रुकवा दी जाती है। सभी लोग पैदल ही इधर उधर घूमकर वहां का सौंदर्य निहार रहे थे। लेखिका देखती है कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की इस जंग में मातृत्व और श्रम साधना भी साथ साथ थी। BRO के एक कर्मचारी से पूछने पर लेखिका को पता चलता है कि ये महिलाएं पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थी, जिसमें अनेक जान भी जा चुकी थी। रास्ते में जगह जगह सरकार के चेतावनी बोर्ड भी लगे थे। लेखिका ने मेहनत मजदूरी करती उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और पत्थर तोड़ने के कारण हाथ में पड़े हुए छाले भी देखे, जिसे देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। अब लेखिका और बाकी सभी साथी आगे जाने के लिए जीप में बैठ चुके थे। वह लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में लेखिका ने पहाड़ी बच्चों को स्कूल से लौटते हुए देखा। आगे रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ी औरतें गाय चराकर लकड़ी के गट्ठर लेकर घर लौट रही थी। चाय के बागान से गुजरते हुए लेखिका ने युवतियों को बोकू, जो कि एक सिक्किमी परिधान है, पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देखा। यूमथांग पहुंचने के लिए उन्हें रात में लायुंग रुकना पड़ा, जो कि एक छोटी शांत बस्ती थी। तिस्ता नदी के किनारे बने छोटे से एक घर में वे रुके।
लेखिका नदी किनारे पत्थर पर बैठकर वहां के सुकून और सौंदर्य को महसूस कर रही थी। लेखिका के लिए हिमालय अब कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। सभी सैलानियों ने मिलकर रात खूब नृत्य किया और गीत गाए। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहां के लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ देखने के लिए बेहद उत्सुक थी, लेकिन उन्हें बर्फ देखने को नहीं मिली। वहीं के एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ लगातार कम होती जा रही है। बर्फ देखने के लिए हमें कटाव जाना पड़ेगा। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। अब हमारा सफर कटाव के लिए शुरू होता है। कटाव का रास्ता बेहद खतरनाक था। जगह जगह धुंध लगी थी और बारिश भी हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद कटाव के निकट पहुंचते ही बर्फ के पहाड़ दिखने लगे। लेखिका की सहेली, जो कि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने देखकर बोला कि स्विट्जरलैंड न इतनी ऊंचाई पर है और न ही इतना सुंदर। चारों ओर बेहद सुंदरता बिखरी हुई थी। वहां पहुंचकर सभी सैलानी बर्फ में कूदने लगे। लेखिका भी बहुत खुश थी और बर्फ का आनंद ले रही थी। बर्फ देखने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। कटाव में एक भी दुकान नहीं थी, क्योंकि वह यूमथांग और झांगू की तरह टूरिस्ट स्थल नहीं था। लेखिका की सहेली मणि कहती है कि ये हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ है। ये सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करते हैं और गर्मियों में यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। वहां से थोड़ी ही और दूर जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। कुछ ही दूरी पर चीन सीमा थी। लेखिका सोचती है कि इतने कड़ाके की ठंड में कैसे ये फौजी पहरा देते हैं। वहीं एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। अब सभी सैलानी लायुंग वापस लौटकर यूमथांग की ओर चल दिए। यूमथांग घाटियों में उन्होंने बहुत से प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल देखे, जो बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। हिम शिखरों को देखने के बाद लेखिका को यूमथांग फीका लग रहा था। वहां लेखिका को कुछ भारतीय लोग भी मिले। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। लौटते वक्त जितेन उन्हें वहां की तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। उसने गुरु नानक देव से जुड़ा स्थान और देवी देवताओं का निवास भी दिखाया। उसने कहा कि यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता, तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर है। जितेन ने लेखिका को बताया कि यूमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने सोचा कि यहाँ सिर्फ फौजियों को ही रखकर क्या होगा, इसे टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जा सकता है। तभी से यहाँ घाटियों से रास्ते निकालने का काम अभी भी चल रहा है। मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।